जी स्टूडेंट्स, अभी हम हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की जो बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है वो कुछ इस तरह से है कि टू और मोर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो कि टू डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हों, जब वो आपस में केमिकली बाउंडेड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब हमारे पास पहले हम बात कर लेते हैं कि वो डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, पहली कैटेगरी आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसी तरीके से आपने प्रोटीन्स पढ़ी हैं, इसी तरीके से आपने लिपिड्स पढ़े हैं, ठीक है। और फाइनली आपने न्यूक्लिक एसिड जो है वो भी पढ़ लिया है, न्यूक्लिक एसिड वेरी रीसेंट टॉपिक हमारा जो रहा है। तो ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब आप देखें, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्रोटीन से डिफरेंट है, प्रोटीन्स बिल्कुल एक अलग ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है। सिमिलरली लिपिड्स हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, न्यूक्लिक एसिड भी टोटली डिफरेंट है इन सभी से। तो ये सारे जो डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, ये सभी डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अब इनकी जो है वो आपस में जब ये मिलते हैं डिफरेंट वेज के साथ, डिफरेंट तरीक़ों से, तो ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ इन्हीं मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हुए, फ़र्ज़ करें अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स को मिला देता हूँ जो है वो लिपिड्स के साथ, तो हमारे पास एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनेगा। वो क्या होगा? सिमिलरली अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स को मिला देता हूँ प्रोटीन्स के साथ, ठीक है, तो मेरे पास अगेन एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनेगा। फिर प्रोटीन्स को अगर मैं मिला देता हूँ लिपिड्स के साथ, तो ये हमारे पास अगेन एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। फिर इसी तरह प्रोटीन्स को अगर मैं मिला देता हूँ न्यूक्लिक एसिड के साथ, तो अगेन ये मेरे पास एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनेगा। तो कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स जो है वो ये बनाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइको फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स फॉर लिपिड्स। सो ये लिपिड्स हमारे पास आगे ग्लाइको, जैसे ग्लाइकोजीन एक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है, तो ग्लाइकोलिपिड्स। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स ये मिलकर बनाएंगे हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है ये एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है। फिर प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स जो है ये अगेन एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनाएगा, जिसको हम लिपोप्रोटीन्स जो है वो बोलेंगे, लिपोप्रोटीन्स। तो ये हमारे पास अगेन एक अनदर कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है। थर्ड वन है प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। तो इस पे हमारे पास न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो हैं वो बनेंगी, न्यूक्लियो प्रोटीन्स। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आप देख लें 4 डिफरेंट टाइप्स के जो है वो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स ये मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं। एंड इफ़ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि हम जो है वो दी सेल चैप्टर के अंदर पूरा जो है चैप्टर नंबर 4 जो आपकी बुक 1 का है, उसमें हम तफसील से देखेंगे। जो टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी कंपोजिशन और उसका स्ट्रक्चर सारा कुछ हम देखेंगे। तो उसका मैं थोड़ा सा एक पार्ट, उस लेक्चर का थोड़ा सा पार्ट यहाँ एक्सप्लेन करने लगा हूँ। और वो ये कुछ इस तरीके से है कि आपको जैसा कि स्टूडेंट्स पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। तो ये जो मैं मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, लिपिड मॉलिक्यूल, मैंने आपको लिपिड्स में पढ़ाया है कि ये सिम्बॉलिकली लिपिड्स को इस तरीके से बनाया जाता है, दिखाया जाता है। ये इसमें जो सर्कल है ये इसका पोलर हेड है, और नीचे जो इसके 2 लाइंस ड्रॉ की जाती हैं ये इसकी नॉन पोलर टेल होती है। तो ये लिपिड बाइलेयर है। अब लिपिड बाइलेयर में कहीं कहीं आपको प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैं। कुछ प्रोटीन्स पार्शली एम्बेडेड होंगी लिपिड बाइलेयर में और कुछ कम्प्लीटली एम्बेडेड होंगी लिपिड बाइलेयर में। अगर हम बात करें कि फ़र्ज़ करें यहाँ मैं एक पार्शली एम्बेडेड प्रोटीन ड्रॉ करता हूँ आप लोगों की सहूलत के लिए। जी, ये अब देखें, ये एक लिपिड की बाइलेयर है, इसमें एक प्रोटीन कम्प्लीटली एम्बेडेड है और एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो पार्शली एम्बेडेड है, ठीक है।
अच्छा, अब इस प्रोटीन के साथ अगर कोई कार्बोहाइड्रेट जो है वो अटैच हो, कार्बोहाइड्रेट जो है वो अटैच हो, लाइक जिस तरीके से ये एक मैंने चेन कार्बोहाइड्रेट की बनाई है, तो कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन ये सारा मिलकर क्या हमारे पास बना देगा, ये वाला हिस्सा जो है ये मिलकर बना देगा ग्लाइकोप्रोटीन। जी, ये हमारी ग्लाइकोप्रोटीन होगी, क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ जो है वो कार्बोहाइड्रेट की चेन जो है वो लगी हुई है। सिमिलरली अगर हमारे लिपिड्स के साथ, जैसे कि ये लिपिड है, इसके साथ कोई कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी हुई हो इस तरीके से, इन दिस फैशन, समझ आपको आ रहा होगा, तो हम ये पार्ट लिपिड का है और ये कार्बोहाइड्रेट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। जी, ये हमारे पास ग्लाइकोलिपिड हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी ये सेल मेम्ब्रेन का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हैं और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं, जिसको हम जो है वो अगर आप देखें तो यहाँ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो होते हैं। इसके अलावा बहुत सी सेल की जो सिक्रीशंस हैं, जो सेल सिक्रीटरीज जो है वो, जैसे जो स्टमक की जो वॉल के सेल्स हैं, इसी तरह जो एपिथेलियल लाइनिंग है बॉडी की, उनका सिक्रीटरी रोल है। मतलब जितने भी सेल्स हैं जिनका सिक्रीटरी रोल है, उनकी मोस्टली सिक्रीशंस जो हैं वो ग्लाइको प्रोटीन्स की फॉर्म में वो होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लिपोप्रोटीन्स। तो लिपोप्रोटीन की एग्जांपल इसी डायग्राम में आप देखें कि ये वाला कंपोनेंट जो वो प्रोटीन का है और ये साथ लिपिड्स। सो लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स, ये दोनों मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है वो लिपोप्रोटीन का कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल जो है वो बना देते हैं, और ये भी सेल मेम्ब्रेन में एज सच आप देख रहे हैं मौजूद होता है। इसी तरीके से लास्ट हमारे पास है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन स्टूडेंट्स क्या हैं कि न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या फिर आरएनए। जब आपको मैंने डीएनए पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो एक्चुअली क्रोमोसोम्स की फॉर्म में सेल में मौजूद होता है, और क्रोमोसोम्स जो है वो मिलके बने होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन्स के, और वो प्रोटीन्स जो हैं वो हिस्टोन प्रोटीन है। तो नॉर्मली क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड हमारा यानी कि डीएनए और प्रोटीन्स यानी कि हिस्टोन, ठीक है। डीएनए पर मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, जो हम पीछे वीडियोस में तफसील से पढ़ चुके हैं, और हिस्टोन प्रोटीन ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होती है, यानी इस पे कहीं कहीं पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्शन की वजह से हिस्टोन प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड के साथ जो है वो रैप ओवर कर जाती हैं, और इस तरीके से एक डीएनए के मॉलिक्यूल को, जो कि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में यानी क्रोमोसोम्स की फॉर्म में सेल के अंदर छोटी सी जगह न्यूक्लियस के अंदर रख दिया जाता है। तो स्टूडेंट ये भी एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनाता है जिसे न्यूक्लियोप्रोटीन्स बोलते हैं, हिस्टोन प्लस डीएनए न्यूक्लियोप्रोटीन। अब इस हिस्टोन प्रोटीन का या इस न्यूक्लियोहिस्टोन का या न्यूक्लियोप्रोटीन का क्या फंक्शन है? पहला फंक्शन तो कह लें, पहला तो रोल इसका स्ट्रक्चरल रोल है कि यानी ये डीएनए को क्रोमोसोम्स की फॉर्म में फिट करता है। दूसरा रोल इस न्यूक्लियोप्रोटीन या जो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल का वो ये है कि सेल के अंदर जो जीन एक्सप्रेशन है वो इसकी वजह से होता है, यानी पूरा डीएनए जो है वो सेल के अंदर जो पूरा डीएनए है उसके कुछ पार्ट्स जो है वो एक्सप्रेस होते हैं, यानी सम जीन्स स्विच ऑन होते हैं और सम जीन्स जो है वो स्विच ऑफ होते हैं, और इन जीन्स की स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ में न्यूक्लियोप्रोटीन्स यानी हिस्टोन और प्लस न्यूक्लिक एसिड का बहुत अहम रोल है। वरना ऐसे तो सारा डीएनए ओपन हो और सारे जीन्स एक ही वक्त में एक्सप्रेस हों, लेकिन ये डिपेंड करता है फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। तो इस हिसाब से ये इसका जो है जीन के एक्सप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो हमारे पास लास्ट कैटेगरी है न्यूक्लियोप्रोटीन्स की। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा इस चैप्टर का एंड। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारा चैप्टर जो है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अब मेरी आने वाली वीडियोस भी जो है वो इसी तरीके से काफ़ी समझ बूझ रखने वाली होंगी। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।